चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और दूँ, मन समर्पित तन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर यह समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और दूँ, मन समर्पित तन समर्पित। मांझ दो तलवार को कर लाना मेरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और दूँ, मन समर्पित तन समर्पित। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो ये चमन लो, नीर का तृण तृण समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और दूँ, मन समर्पित तन समर्पित। उसी से आग्रह करता हूँ कि वे हम सबके समक्ष अपने विचार रखें। आज के कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति पंडित भगवतीधर वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह जी चौहान 1977-78 में संसद में हमारे सहयोगी रहे और इस प्रदेश के महाधिवक्ता रहे, ऐसे श्री रविनंदन प्रसाद सिंह। इस सभागार में समुपस्थित मध्य प्रदेश की
सांस्कृतिक राजधानी के देवियों और सज्जनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, नवयुवक दोस्तों, प्रहलाद पटेल जी ने जब मुझसे ये अनुरोध किया कि पंडित भगवतीधर जी का नागरिक अभिनंदन करना है और उसमें आपको और शिवराज जी को अवश्य उपस्थित रहना है, मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे भगवती जी का के इस अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर मिला। बटेश्वर से 2 वाजपेयी निकले, एक राजनीति में मूर्धन्य स्थान पर पहुंचे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरे पत्रकारिता, साहित्य, अधिवक्ता, और आज तो मुझे पता चला कि वो यहाँ के वाणिज्य विभाग के भी, संस्था के भी अध्यक्ष हैं। और एक प्रकार से कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श श्री वाजपेयी जी। मुझे दोनों ही वाजपेयियों को बहुत सालों से निकट से देखने का अवसर मिला है। मेरा पहला आना जब जबलपुर में एक संघ के कार्यक्रम के निमित्त हुआ, और उस समय मुझे ये बताया गया कि आप वहाँ जाइए तो भगवतीधर जी मिलेंगे। कहा ठीक है, मिल लेंगे। तब पता चला कि ये पीर बावर्ची घिश्ती खर सब कुछ थे, पत्रकार भी थे, संघ का काम भी देख रहे थे, राजनीति का भी संचालन कर रहे थे, और भी एक प्रकार से मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति थे। बहुत अच्छा लगा। युग धर्म का काम शायद आप कर रहे थे। तब याद आया कि इस नाम का व्यक्ति तो हमारे कुछ समाचार पत्रों में छपा करता था। पूछा इनसे तो उन्होंने कहा वही मैं। तो पता चला कि पंडित दीनदयाल जी के साथ इन्होंने पत्रकारिता में भी काम किया। अब जिसने पंडित जी के साथ काम किया हो वो मामूली नहीं हो सकता, खासतौर पे पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि हमने देखा है पंडित जी को, यानी दीनदयाल जी को, अखबार निकालना है तो आज पता लगा कि उनका वो कार्यकर्ता कर्मचारी नहीं आया जो ट्रेडल घुमाता था। तब वो अखबार ट्रेडल से निकलता था, तो पंडित जी स्वयं ट्रेडल घुमा रहे हैं। अखबार गाड़ी से दूर जाना है, गाड़ी का समय हो गया है, तो अखबार का बंडल बांध के खुद ही स्टेशन पर ले जा रहे हैं। तो पंडित जी की पत्रकारिता के साथ जिन्होंने काम किया हो वो मामूली नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ काम करने का मतलब खाली कलम से लिखना नहीं है, बल्कि अखबार की ट्रेडल भी चलानी है, और ज़रूरत पड़े तो कागज़ भी काटना है, और उसके बाद बंडल बना के साइकिल पर लेके बस पे या रेलवे स्टेशन पर भी जाना है। तो इन्होंने आजकल की तरह की पत्रकारिता या संपादकत्व नहीं किया था। तब अखबार चलाना है। क्यों चलाना है?
पैसे का सवाल नहीं है, इसलिए चलाना एक विचार के लिए समाचार पत्र है। आजकल अखबार खबर के लिए नहीं, विज्ञापन के लिए चलता है। उस समय अखबार था, आज अखबार एक कमोडिटी है, उसे बेचना है, उसकी साज सज्जा करनी है, उसमें चटपटी मसालेदार खबरें डालनी हैं बीच बीच में, और उसके साथ साथ कहीं कहीं पे कुछ अच्छी खबरें भी डाल देनी हैं। और अगर अच्छी खबरों को समाचार पत्र के मालिक ने मना कर दिया तो उन्हें निकाल के फेंक देना है। वाजपेयी जी ने ऐसी पत्रकारिता नहीं की। अगर इनसे कोई कहता उस समय कि ये आप नहीं छापेंगे, तो मेरा विश्वास है वाजपेयी जी उस अखबार को बिल्कुल उस मालिक के मुंह पर मार के आते और कहते ये ला तेरा अखबार, ये ला तेरी संपादक। नहीं करता है, वो नहीं कर सकती। वो एक विचार के प्रतिनिधि थे, वो एक सिद्धांत के प्रतिनिधि थे, और आज भी हैं। और जब मैं भगवती जी की बात करता हूँ तो एक दूसरे और वाजपेयी संपादक का स्मरण करता हूँ, पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी। मैं समझता हूँ जितना नए पत्रकारों का गठन भगवती जी ने किया, वैसा ही गठन पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। एक उनके शिष्य हुआ करते थे भानु प्रताप शुक्ल, वो भी पांचजन्य, राष्ट्रधर्म इत्यादि इन सब पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में संपादक के तौर पर काम करते रहे। संघ के प्रचारक थे। वाजपेयी जी से मिलने गए, अंबिका प्रसाद जी से। उन्होंने कहा, कहो भानु, संपादक बन रहे हो? नहीं पंडित जी, कुछ सीख रहा हूँ। कहने कुछ नहीं सीखने की ज़रूरत, एक बात याद रखो, या तो पत्थर मारो मत, और मारो तो किसी मखमल के कपड़े में लाग लपेट के मत मारो। और पत्थर मारो और खून न निकले, ऐसा पत्थर मारने से क्या लाभ है? वाजपेयी जी पत्थर भी मारते थे, और अगर खून निकल गया तो उसकी मलहम पट्टी करने के लिए भी पहुंच जाते, संकोच नहीं था। जो लिखना है धड़ल्ले से लिखना है, ठीक लिखना है, और इसके लिए वो पत्रकारों के बीच में सदा स्मरणीय रहेंगे। कभी कभी मैं देखता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में जो भी कुछ उन्होंने किया, वो बहुत ही निष्प्रिय भाव से किया। इतनी निष्प्रियता कभी कभी लोग कहते हैं ठीक नहीं होती, कुछ थोड़ी बहुत स्प्रिया रखनी चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल निष्ठा के साथ निष्प्रिय रहे। केवल पत्रकार के नाते ही नहीं, एक देशभक्त के नाते, देश सेवक के नाते उनका जीवन आदर्श रहा है। आज के युग में ऐसा निष्ठावान व्यक्ति मिलना कठिन है। निष्ठा क्यों स्खलित हो गई? ये प्रश्न एक बहुत गंभीरता के साथ मेरे मन में कई बार उठता है। क्या कारण हो गया है कि समाज से आस्थाएं, निष्ठाएं, नैतिकता, सदाचार, इसका क्षरण हो रहा है।
प्रहलाद पटेल कह रहे थे कि आदमी नैतिक तो हो सकता है मगर सदाचारी नहीं हो सकता। वाजपेयी जी में दोनों बातें, वो नैतिक भी रहे और सदाचारी भी रहे, तो बड़ी बात है। लेकिन मुश्किल ये है कि आज के इस 21वीं शताब्दी में लोग ये प्रश्न करने लगे हैं कि नैतिकता है क्या, व्हाट इज दिस मोरालिटी, क्या मतलब है इसका, ये क्या चीज़ होती है, किस चिड़िया का नाम है, और अगर है तो ये इतनी बदसूरत है कि इसको पालने से कोई मतलब नहीं निकलता। नैतिकता, सदाचार, ये भारतीय जीवन पद्धति के मूल सिद्धांतों में सबसे प्रमुख सिद्धांत है। भारत की विशेषता ये थी कि हम एक नैतिक राष्ट्र हैं, हम आर्थिक राष्ट्र नहीं है, हम राजनीतिक राष्ट्र नहीं है, हम कॉलोनियल राष्ट्र नहीं है, हम एम्पायर के राष्ट्र नहीं, इंपीरियलिस्ट नहीं है, हम एक आध्यात्मिक राष्ट्र हैं। और नैतिकता और सदाचार ये आध्यात्मिकता में से ही जन्म लेती है। और जैसे जैसे विश्व भौतिकवादी होता गया वैसे वैसे नैतिकता और सदाचार उससे दूर होते चले गए। ये एक विचारणीय बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। विश्व आज जिस अंधी दौड़ में था अभी तक आगे रह नहीं पाएगा, क्योंकि उन्हीं के यहाँ जहाँ से ये जीवन के नए सिद्धांत निकले वही आज बहुत मुसीबत में है। आज सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया है। कोई कह रहा है कि ये जो एफ्लुएंस है, ये जो समृद्धि है, ये विषमता की जननी है, ये अनाचार की जननी है। वहाँ के विद्वान लोग, वही विद्वान कह रहे हैं कि ये जो नई वैश्विक व्यवस्था है ये पर्यावरण की विरोधी है। ये गरीब राष्ट्रों और गरीब देशों के साथ साथ गरीब समाज, गरीब मनुष्यों की भी विरोधी है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त लोग उनके बोल रहे हैं। बड़े बड़े उनके आर्थिक चिंतक ये कह रहे हैं कि भाई ये एफ्लुएंस में से विषमता पैदा हो रही है, एफ्लुएंस में से लोगों में विद्वेष पैदा हो रहे हैं, राष्ट्रों के परस्पर संघर्ष पैदा हो। आज फिर से आवश्यकता है कि हम एक नैतिक जीवन, इसका अर्थ ये नहीं है कि समृद्धि से हीन जीवन नहीं। भारत ने एक ऐसा राष्ट्रीय जीवन विश्व के सामने रखा था जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, नैतिक दृष्टि से बलवान था और आध्यात्मिकता से संतुष्ट था। भारत किसी देश में व्यापार करने के बहाने उसका शोषण करने के लिए नहीं किया। भारत ने इंपीरियलिज्म नहीं फैलाया, कॉलोनियलिज्म नहीं फैलाया। भारत ने अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया। भारत समृद्ध था, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता था, भारत तकनीकी दृष्टि से बहुत उन्नत था, लेकिन भारत नैतिक था, भारत आध्यात्मिक था। और जिस दिन भारत की इस आध्यात्मिकता, इस नैतिकता और निष्ठा, जिसके मूर्तिमंत प्रतीक पंडित भगवतीधर वाजपेयी बैठे हुए हैं, कि जब फिर से जागृत होगी तो फिर से विश्व का गुरु बनकर भारत दुनिया में आएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। हम उस नैतिकता की, उस आचरण की, शुचिता की और अपनी आध्यात्मिकता की आराधना करते रहें। मेरा निश्चित विश्वास है कि जीवन अभावग्रस्त नहीं रहेगा। ये भौतिकता की अंधी गला काट दौड़ में, प्रतिस्पर्धा में आज मानव को भूल गया है। उसके अंदर की सहिष्णुता, उसके अंदर का भाईचारा, उसके अंदर का स्नेह,
संवेदनशीलता समाप्त हो गई। विश्व ऐसे नहीं चल सकता। एक संवेदना से शून्य विश्व निरर्थक है। एक केवल निरंतर एक दूसरे का साम्राज्य हड़पने की, उसका धन हड़पने की इस चेष्टा में लीन विश्व मुझे अस्वीकार। विश्व एक स्नेह का, प्रेम का, कुटुंब के रूप में परिभाषित हमने किया था, वसुधैव कुटुंबकम। इस कुटुंब की भावना से विश्व का दर्शन आगे बढ़े तो ये विश्व कहलाने का भी होगा। हमने हमेशा कहा है कि विश्व एक नीड़ है, वसुधा एक कुटुंब है। पश्चिम ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि विश्व एक बाजार है जिसमें हर व्यक्ति फकत एक खरीदार है। जब तक जेब में पैसे की झंकार है वो बाजार में रहने का हकदार है। अगर पैसा नहीं लाएगा तो बाजार से निकाल दिया। हमने हमेशा कहा कि ये गलत है सिद्धांत। होटल में जो कोई जाएगा बिना पैसे के न कमरा पाएगा न खाना पाएगा। लेकिन अगर परिवार में आएगा, रात के 12 बजे भी आएगा, जेब में पैसा लाएगा या नहीं लाएगा, मगर भोजन और बसेरा जरूर आएगा। ये है वो सिद्धांत, ये है वो दृष्टि जो भगवती जी के जीवन में परिलक्षित हुई। सभी मित्रों ने बताया कि कभी कोई उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया वो उनके इस विशाल परिवार का एक सदस्य था, उसका अधिकार है और उसको जो मिलना चाहिए वो उन्होंने उसको दिया। वो कहते हैं कि विश्व एक बाजार है, मैं कहता हूँ कि विश्व एक परिवार है। विश्व एक परिवार है और उस परिवार के हमारे मुखिया पंडित भगवती वाजपेयी जी इस मुखिया पद को सुशोभित करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ हम सबके बीच में उपस्थित रहें। इन शब्दों के साथ मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोशी जी। अब हम सब जिनके लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने अटल जी के साथ काम किया बहुत। और आप मानिए यदि अटल जी स्वस्थ होते तो आज इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होते। इसलिए मैं उनकी कविता की 4 लाइन बोल के अटल जी की उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करता हूँ। एक कविता थी, नए मील का पत्थर पार हुआ। नए मील का पत्थर पार हुआ, कितने पत्थर शेष ना कोई जानता। अंतिम पड़ाव कौन नहीं पहचानता। अक्षय सूरज अखंड धरती, केवल काया जीती मरती। इसलिए उम्र का बढ़ना भी त्योहार हुआ। नए मील का पत्थर पार हुआ, नए मील का पत्थर पार हुआ। ना जाने कितने ऐसे पड़ाव देखने वाले उम्र में, ना जाने कितने मील के पत्थर देखने वाले हमारे दादा हम सबके बीच अपनी बात रखेंगे। मैं आदरणीय दादा से अनुरोध करता हूं कि हम सबके बीच अपने विचार रखें। परम श्रद्धेय जोशी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, मेरे बगल में बैठे हुए आदरणीय रघुनंदन जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रहलाद भाई, उपस्थित तमाम कार्यकर्ता बंधुओं,
देवी और सज्जनों, मेरे पत्रकार साथी, आज ये दृश्य देखकर मैं तो अभिभूत हूँ। मैं नहीं समझता कि मैं क्या बोलूँ। बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोला भी जा सकता है, लेकिन एक बात मुझे याद आती है कि आप थोड़ा ना बोलिए। जिसको कहते हैं ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विजडम। पर फिर भी आज ये अवसर ऐसा है इसमें मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस आयोजन के आयोजकों को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर मैं अपने सारे कार्यकर्ता साथियों को भी, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि आज का ये मेरा स्वागत, मेरा अभिनंदन, ये आप सबका अभिनंदन है, ये कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। और कार्यकर्ता को छोटा नहीं समझना चाहिए अपने आप को। उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मगौरव भी होना चाहिए। हीन गमती की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इलाहाबाद में एक प्रभात शाखा का मुख्य शिक्षक था। मेरे शाखा कार्यवाह पंडित ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी शाखा पर आए, शाखा वीकर हुई। उसके बाद मुझसे बोले चलो मोहल्ले में चलें। ठीक है, गए, एक दरवाजे को खटखटाया, वहाँ से आदरणीय एक सरदार जी निकले। चतुर्वेदी जी ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। मैं ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी भारत बैंक का मैनेजर हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 शाखाओं का कार्यवाह हूँ। अच्छा, फिर मेरा परिचय कराया। बोले भगवतीधर वाजपेयी, ये विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये कानून के छात्र हैं और इस मुख्य यहाँ की जो बिराना की शाखा है, साउथ मलाका की, इसके मुख्य शिक्षक हैं। और बड़े दृढ़ता के साथ उन्होंने बात कही। उसका एक प्रभाव पड़ा। सरदार जी ने कहा आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए। तब लगा कि कार्यकर्ता को ये गरिमा है, वो किसी से कमजोर नहीं है, वो कहीं भी बैठ सकता है। कहीं कार्यकर्ता है वो, कहीं नेता भी है वो। जैसी भूमिका उसको मिल जाए, हम लोग होते हैं। और इसलिए बंधुओं, मेरी ये 2 बातें आप याद रखिएगा। एक तो आत्मविश्वास होना चाहिए और एक आत्मगौरव भी का भी ध्यान रखना चाहिए। आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत सी बातें याद आ रही हैं। मैं 1955-56 में जबलपुर आया। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, विदर्भ के निमित्त आया। उस समय ऐसा था, 1952 के चुनाव के बाद महाकौशल का क्षेत्र बड़ा हमारी पार्टी के लिए एक प्रकार से वीरान था। हमारी पोजीशन कहीं भी नहीं थी। लेकिन मुझे जब युद्धम लेकर के भेजा गया यहाँ पर, तो मेरे सामने समस्या थी कि मैं कैसे काम करूँगा। उस समय यहाँ
एक हमारे कार्यकर्ताओं के बीच एक मास्टर की हुआ करते थे, और वो थे मास्टर की आदरणीय सुभाष चंद्र जी बनर्जी। सब काम में उनको लगा दो। बाबूराव जी परांजपे, निर्मल सिंह जी जैन, प्रसन्न सिंह जी गौटिया, उपेंद्र सिंह पढ़रा, मणिराम जी द्वारा रांझी में, कमापुर क्षेत्र में गोगिया जी, हमारे आदरणीय दादा ओम प्रकाश जी, ये सब काम करते थे। संघ का भी करते थे और जनसंघ का भी करते थे। और बहुत से नाम हैं जिनको मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ सबसे। एक आदमी ने, दो आदमी ने काम नहीं किया। यहाँ हमारे बीच में अभी दो लोग और हैं, पर वो अस्वस्थ हैं, आदरणीय चिंतामन जी साहू और आदरणीय भोला जी कक्कर। आज अध्यक्ष अस्वस्थ हैं, नहीं तो यहाँ उपस्थित होते हैं। और सबके बीच में एक बहुत बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व था, वो था आदरणीय गिरिराज किशोर जी कपूर का। हमारे प्रदेश के वो अध्यक्ष भी रहे थे। उनकी बड़ी लोकप्रियता थी, बड़ा अच्छा मीठा बोलते थे, उनके शब्दों में आकर्षण था। लेकिन एक बात उनसे कहा करते थे, प्रेस में तो आते ही रहते थे, वो वहाँ प्रेस में बैठ करके उनके स्टेटमेंट वगैरह तैयार करना, इशारा करना वहाँ होता रहता था। लेकिन फिर भी एक बात उन्होंने हम लोगों से कही कि भाई देखो, यहाँ जबलपुर में गोरखपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर। उसकी स्थापना में कपूर साहब का बड़ा भारी योगदान था। लेकिन हम लोगों से वो कहते थे कि मंदिर में पार्टी की कोई बैठक नहीं होगी। ठीक है सर, कपूर साहब का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। दुर्भाग्य से 1965 में जब दिल्ली में कच्छ आंदोलन का शंखनाद हुआ, बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ, उस समय कपूर साहब को हार्ट अटैक हो गया और वो हमारे बीच से चले गए। लेकिन बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व था, चुंबकीय व्यक्तित्व था उनका। सारे लोग, बहुत सी बातें हैं, शायद कहना मेरे लिए संभव नहीं है। पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन था, हमारा एक मिशन था, और मेरा नहीं था वो। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा जो मिशन है क्या है, स्वयं स्वीकृतम सुगम कार्य, और हमारा मिशन है परम वैभव नेतृत्व, अपने इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना। छोटी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति का अपने जीवन में कोई न कोई मिशन होना चाहिए। मार्क ट्वेन ने कहा कि जीवन में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से? एक तो आपका जन्मदिन है, हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। इतना ही नहीं, अपनी सालगिरह मनाते हैं और अपनी शादी की भी सालगिरह मनाते हैं। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट दिन तो है, लेकिन दूसरा इम्पोर्टेंट दिन क्या है? जिस दिन आपने ये जाना कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप जब धरती पर आए हैं, आप एक दिन बीमारी के लिए नहीं आए। हमारे भगवान भी अवतार लेते हैं, एक उद्देश्य के लिए लेते हैं। यदा यदा धर्म सुखा नहीं बहुत भगवान अपना काम पूरा करते हैं और चले भी जाते हैं। हमने क्या किया? खाए पिए चले गए? नहीं, कुछ हमारे जीवन में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम हमारे पीढ़ी लोग याद कर सके। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि आपका जन्म तो देना एक घटना है। आप किसी अच्छे परिवार में जन्म हुए या कहीं हुए, एक घटना है केवल। लेकिन आप जब मरे, आपका जो हुआ,
आपकी यशक कीर्ति है वो आपके जीवन की उपलब्धि है, वो आपके जीवन की उपलब्धि है। तो भाइयों, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मुझे सबसे पहले आपसे ये क्षमा मांगनी है कि मैं यहाँ बैठ करके बोल रहा हूँ। अब मेरे लिए एक शारीरिक अस्वस्थता होने के कारण मैं खड़े होकर के बोल नहीं सकता, नहीं तो वहाँ बोलता तो और लंबा बोलता। दे दिया मैंने, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है आपसे, खास करके अपने कार्यकर्ता बंधुओं से, कि आप अपने स्वाभिमान की रक्षा कीजिए। आप बहुत आगे बढ़ेंगे। कार्य कुछ भी हो, हमारे बीच में एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे जो आज नहीं है, चले गए, अभी 1 साल पहले गए। मैं उनका स्मरण करना आवश्यक समझता हूँ। आप सब जानते हैं आदरणीय पुरुषोत्तम संघी जी को। उन्होंने कभी कुछ नहीं चाहा, लेकिन ऐसा आदर्श कार्यकर्ता, और उनको जब भी कोई काम सौंप दिया गया, आप ये मान के चलिए कि वो कार्यक्रम हो जाए, कार्य पूरा हो जाएगा। ऐसे आदर्श कार्यकर्ता हमारे बीच में थे, संघी जी सरीखे, हमको उनसे प्रेरणा मिलती है। कार्यकर्ता कई बार सोचता है हमको क्या मिला, पर नहीं, ये जो पूछो कि हमको क्या मिला है, ये बताओ कि हमने क्या किया है अर्पण, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। सब कुछ मिलेगा आपको, मिल भी रहा है, काहे की चिंता करते हैं आप कार्यकर्ता हैं, मैं भी एक आपके बीच का कार्यकर्ता हूँ। आज मेरा यहाँ सम्मान नहीं हुआ है, ये आप सबका सम्मान हुआ है, और इसलिए मैं आप सबको आज प्रणाम करता हूँ। और ये चाहता हूँ कि आप सब एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा करें। जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, मेरे आदरणीय जोशी जी ने बहुत कुछ कहा है, और मेरे साथियों ने भी बारे में बताया है। मेरे बारे में बहुत कुछ बताया गया, बहुत सा मैं समझता हूँ, पता नहीं, जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो अतिरिक्त बहुत हो जाती है। ठीक है, मैं उस सबका भी आभारी हूँ। और आज ये जो कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है ये कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है, मुझे देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि हम जबलपुर में इस महान शक्ति के माध्यम से कुछ और बड़ा काम कर सकेंगे। ये आपको विश्वास हमारे कार्यकर्ताओं में होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत कुछ बोलना है, लेकिन अभी इन्हीं शब्दों के साथ बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आदरणीय जोशी जी और शिवराज सिंह जी को भी अग्रिम धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय रविनंदन जी को भी, प्रहलाद पटेल साहब को भी, और इस कार्यक्रम के आयोजन के जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, मैं तो इसकी कभी अपेक्षा नहीं करता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, जरूरी बताना। मेरे के जितने जानने वाले हैं, कभी मुझे झूठी तारीफ करते हुए आपने नहीं सुना होगा। मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं करता, और सच्चे भी कभी कभार ही करता हूँ। लेकिन आप वादा डाल रहा हूँ कि अक्सर प्रशंसा करूँ। जैसे दादा का यहाँ कार्यक्रम हुआ है, भोपाल में गिरिराज किशोर जी का कार्यक्रम हुआ था, आदरणीय मुख्यमंत्री जिसमें उपस्थित थे। जब वो कार्यक्रम हुआ 2014 25 जून, मेरी डेट याद है, तो गिरिराज जी की रोज कार्यालय आने की आदत है कि रोज कार्यालय आ जाते हैं। उनके पास वो साधन वाहन नहीं होता, लेकिन आ जाते हैं किसी गाड़ी में बैठ के कुछ करके। तो जब उनका अमृत महोत्सव मनाया तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि इनको कोई अपन वाहन दे दें, इनको कोई कार अपन समारोह के दिन दें। लेकिन चूंकि इस वक्त हम आयोजन समिति के लोग बैठे थे तो बहुत प्रबंध कुछ नहीं हो पा रहे थे या समय लग सकता था। और दूसरी बात एक और है कि गाड़ी का मेंटेनेंस कैसे होगा,
अपन ने कार दे भी दी तो मेंटेनेंस की भी समस्या थी। क्या कार्यक्रम का दिन आ गया, थोड़ा मन में लग रहा था कि अपन गाड़ी देने का सोचा, दे नहीं पाए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में आए तो उन्होंने भाषण करते हुए बताया कि जब मैं मीसा से छूटा, घर पे गया और घर से वापस भाग के भोपाल आ गए कि मुझे पार्टी का काम करना है। तो ठाकरे जी के पास पहुंचा तो वहाँ गिरिराज किशोर जी खड़े हुए थे। तो ठाकरे जी ने उनको कहा कि इनका प्रबंध करो ठहरने का। वहाँ तो बोले मुझे बैठा, गाड़ी में उठाल के ले गया, मुझे कपड़े दिलाए, सब कुछ किया। वो सब बातें बताते बताते अचानक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कई बार हम लोग चूक हो जाती है, कई बार आपाधापी में राजनीति में कई बार विलम्ब हो जाता है, इसलिए आज मैं गिरिराज किशोर जी को खनिज निगम का अध्यक्ष बनाता हूँ, राज्य मंत्री का दर्जा देता हूँ, नियुक्ति पत्र यहीं पर लेकर आया। वहाँ जितने लोग बैठे थे ये बात सबके मन को छू गई। और हम कहाँ सोच रहे थे कि उनको कार्यालय आने के लिए, आने जाने के लिए वाहन दे दें, उनको खनिज निगम की बढ़िया सफारी गाड़ी ड्राइवर समेत उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने उनका 2 साल का कार्यकाल और बढ़ाया है। तो वैसे सबके मन को छूने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम का समापन भाषण करें। लेकिन कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा। अतिथियों को जाने के बाद अनेक संस्थाएं आई हैं यहाँ पर जो दादा का अभिनंदन करना चाहती हैं। तो यह कार्यक्रम लगातार अभी चलता रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और उनसे कुछ संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, जबलपुर की जनता की, भांजे भांजों की जय, मामा की जय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को खड़ा करने वाले, भारतीय संस्कृति के ऐसे पुरोधा कि विद्वता में जिसकी कोई सानी नहीं है, उद्भट विद्वान परम श्रद्धेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूं। आज की उत्सव मूर्ति, जिनके चेहरे पर तेज है, जिनकी वाणी में ओज है, सरस्वती जिनकी लेखनी में विराजती है और प्रतिष्ठा जिनकी आरती उतारती है, ऐसे हमारे दादा परम श्रद्धेय भगवतीधर वाजपेयी जी आज केवल संस्कार वाहिनी की जनता की ओर से नहीं, मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, पूर्व सांसद, और जब भी कोर्ट का मामला कोई आता था तो हम लोगों को एक ही नाम याद आता था, आदरणीय भाई साहब रविंद्र सिंह जी, आयोजन समिति के अध्यक्ष। मैं उनका आभारी हूं जिन्होंने मुझे आने का सौभाग्य दिया। भाई प्रहलाद पटेल जी, धीरज जी, सभी सदस्य साथीगण, अलग अलग क्षेत्रों के, केवल राजनीति के नहीं, नाम लूंगा तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, समाज जीवन के हर एक क्षेत्र के मूर्धन्य बैठे हुए ऐसे सभी वरिष्ठगण, बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों। मैं सोच रहा था कि दादा क्या है। वो मौलिक चिंतक है, वो राष्ट्रवादी विचारक हैं, वो कुशल संगठक हैं, वो प्रखर पत्रकार हैं, वो सचमुच में उत्कृष्ट समाज सेवी हैं। और इन सब से बढ़कर अगर ये सब गुण एक व्यक्ति में समाहित है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्श स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता। भारत का के विचार के बारे में अगर हम लोग सोचें
तो अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा। 5000 साल का तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था और अमेरिका जैसे देशों के लोग अपने बदन को पेड़ों की छाल से और पत्तों से ढका करते थे, तब हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत, और इस विचार के बारे में अगर हम सोचें, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी भी रास्ते जाओ पहुंचोगे अंततः उसी तक। भारत का विचार अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही मेरा परिवार है। अगर भारत के विचार के बारे में हम सोचें तो सत्यदेव जयते, ये हमारा विचार है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, मेरे जैसे ही सब है, ये भारत का विचार है। सिया राम में सब जग जानी, ये भारत का विचार है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया है, ये भारत का विचार है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो, ये भारत का विचार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भारत का विचार है। और इस विचार को लेके जीवन भर काम करने वाले एक कार्यकर्ता और एक स्वयंसेवक संघ के दादा भगवती धर वाजपेयी है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक यशस्वी जीवन उन्होंने दिया है सब। ऐसे कार्यकर्ता को देख के आज विषय भी रखा है, आदर्श कार्यकर्ता संगठन की रीढ़। और जब मैं आदर्श कार्यकर्ता के बारे में तात्विक विवेचन करूंगा तो बात अलग होगी, लेकिन आदर्श कार्यकर्ता को जीते जागते कहीं देखना है तो और कहीं जाने की जरूरत क्या है। पंडित भगवती धर वाजपेयी जी के जीवन को देख लो, जबलपुर वालों को, महाकौशल वालों को, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कैसा कार्यकर्ता चाहिए? जब मैं आदर्श कार्यकर्ता की बात करता हूँ तो गीता जी का एक श्लोक मुझे याद आता है। मैं भी उस श्लोक को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आदर्श कार्यकर्ता कौन है, अच्छा कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन, तो उन्होंने एक श्लोक कहा, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते। उनका मुक्त संगो का मतलब राग द्वेष से रहित, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला, और राजनीति की भाषा में कहें तो गुटबाजी से दूर रहने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला कार्यकर्ता, जो सबको बराबर माने, सबको स्नेह करे, सबको प्रेम करे। मुक्त संगो नहीं, कई बार मनुष्य का स्वभाव रहता है, अगर किसी ने जोर से नारे लगाए आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, तो अच्छा लगने लगता है यार ये कार्यकर्ता अपना नाम बढ़िया दे रहा है। अब वो करे चाहे ना करे, कुछ पदवत देने का मामला है तो फिर मन विचलित होने लगता है कि ये अपने आगे पीछे जरा ज्यादा ही घूम रहा है, ये अच्छा है। नहीं, आदर्श कार्यकर्ता का मतलब योग्यता के अनुसार काम का विभाजन, सबको स्नेह देने वाला, सबको समान मानने वाला। मुक्त संगो अनहमवादी, जिसमें घमंड ना आए। देखिए राजनीति में काम करने वाले, दादा ने कहा, डॉक्टर जोशी जी का विद्वतापूर्ण उद्बोधन हमने सुना, लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तब कहीं पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। संगठन का काम करने वाले ऐसे नींव के पत्थर, अनेकों कार्यकर्ता जिनको जीवन में कभी कुछ नहीं मिला, और केवल मिला नहीं, कभी अपेक्षा भी नहीं की कि हमें कुछ मिले, केवल भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरा गई तो गदगद हो गए। मैं वो दिन जानता हूँ जिस दिन पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारी प्रेरणा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, आंखों से झरझर आंसू बहते हुए मैंने अनेकों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को देखा था। उनका देखो जीवन के एक सपना साकार हो गया, हमारे विचार के हमारे नेता आज भारत के प्रधानमंत्री बन गए, हमें सब कुछ मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया।
गले में फूलों की मालाएं नहीं डली, ताम्रपत्र पर नाम नहीं खुदा, कोई पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिला, लेकिन आनंदित और प्रसन्न। लेकिन कई बार अच्छा कार्यकर्ता कौन? जो पद लेकर भी बिगड़े ना, पद लेकर जिसमें अहंकार ना आए। यह अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। कई बार छोटा मोटा पद मिल गया तो ही मामला गड़बड़ होने लगता है। जानते नहीं हो कौन है? नेम प्लेट नहीं देखी कहीं टोल टैक्स वाले ने रोक लिया, भारतीय जनता पार्टी। समझ नहीं रहा है? अब बताइए, ये अहंकार, घमंड। कई बार मुझे लगता है, माफ करें कार्यकर्ता भाई और बहन, पार्षद बन के ही हम ऐसे हो जाते हैं। जब कोई पद हमको मिले तो सचमुच में उसको विनम्रता के साथ हम कैसे स्वीकार करें। और पद है तो घमंड के लिए नहीं है, उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए है। कैसे हम बेहतर से बेहतर काम करें, कैसे हम अच्छे से अच्छा काम करें, क्योंकि हम उस स्थान पर पहुंचे तो हम पार्टी के भी प्रतिनिधि हैं और हम जनता के भी प्रतिनिधि हैं। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे आचार, हमारे विचार, हर एक को जनता बड़ी बारीकी से देखती है। और वैसा कार्यकर्ता अगर अनपेक्षित व्यवहार करता है तो खुद का नुकसान नहीं करता, वो पार्टी का, विचारधारा का और प्रकारांतर से देश का नुकसान करता है। घमंड से दूर, क्या घमंड, कैसा घमंड, किसका घमंड रहा है? बचपन से गांव में हमें कहते रहे लोग, रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, बड़े बड़े अनेकों आए जो सोचते थे कि हमारे जैसा कोई नहीं, किसी का नहीं रहा। और इसलिए जो अभिमान से शून्य हो वो आदर्श कार्यकर्ता। मुक्त संगो अनहमवादी, धृति मतलब जिनमें धैर्य हो। देखिए, धैर्य दोनों तरह से जरूरी है। कई बार हम कोई काम करते हैं, सफलता नहीं मिलती, प्रयास करने के बाद भी हम सफल नहीं होते तो धैर्य खो देते हैं। अरे यार बेकार की बात है, कुछ नहीं हो सकता, धैर्य हमारा चुक जाता है। लेकिन ऐसा चलेगा, एक बार प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, चौथी बार करेंगे, हो सकता है उतने मन से हम काम नहीं कर पाए, और बेहतर करेंगे। और इसलिए धैर्य कभी खोए ना, नहीं तो कुछ दिन काम करते करते हुए कहने लगे साहब इतने साल हो गए, मिल क्या गया, जिंदगी निकली जा रही है, सब कुछ बेकार चला गया। ये जो अधैर्य है, कई बार काम करने पर भी सफलता मिले तो भी निराश नहीं होना, फिर मेहनत से काम करते रहना। कई बार कोई जवाबदारी नहीं मिले तो भी निराश नहीं होना। धैर्य बहुत बड़ी चीज है, जिनमें धैर्य हो वो आदर्श कार्यकर्ता है। और धैर्य के साथ साथ उत्साह चाहिए। अब हमने दो तरह के कार्यकर्ता देखे। एक ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं वो हर बार, कई बार अपन बैठक में देख लेते हैं, एक आध तो ऐसे निकल जाता है, अरे कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, ये कभी नहीं सुधर सकता, हो ही नहीं सकता, कुछ कहाँ चक्कर में पड़े। अब वो ऐसे होते हैं कि कोई उत्साह से भर के काम करने आए तो उसको भी मुर्दा बना देंगे, यार कुछ नहीं हो सकता, इंडिया सुधर ही नहीं सकता। कई बार ऐसे प्रसंग देखते, ये इंडिया तो सुधर ही नहीं सकता, कहाँ लगे हो साहब, नए नए बने हो, अभी जोश है, कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा, ऐसे ही चलो, और नहीं तो बाद में पता चलेगा। वो ऐसे होते हैं कि जिंदा आदमी में भी, जिंदा को भी मुर्दा बना दे। लेकिन कार्यकर्ता वो है जो मुर्दे में प्राण फूंक दे। ये कैसे नहीं होगा? असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, हम करके दिखाएंगे। और ये जो काम खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और हम जैसे कार्यकर्ता, ये तो मंदिर के कलश बन गए जिनको लोग जानते हैं। कितने नींव के पत्थर है आपने देखे जो खप गए, किसी ने नाम तक नहीं किया, कुछ मिला नहीं। कुशाभाऊ, स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, मैं अपने सब कार्यकर्ता बहन और भाइयों से कहना चाहता हूँ, मुझे याद है जब लंबी लंबी गाड़ियाँ कार्यकर्ता लंबी लंबी गाड़ियां आ गई, तो एक रायसेन में बैठक थी, मैं युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था, तो मेरी ड्यूटी लगाई कि ठाकरे जी के साथ तुम जाओ रायसेन। ठाकरे जी ने मुझे कहा कि बस से चलेंगे। मैंने कहा भाई साहब गाड़ी से चल देते हैं। बोले नहीं बस से चलेंगे। हमारा कार्यालय मुखर्जी चौक भोपाल में, वहाँ से कर्फ्यू वाली माता के पास, वहाँ से हम चले तो बस स्टैंड आए। बस स्टैंड में, भोपाल का बस स्टैंड, पुराने भोपाल का बस स्टैंड, वहाँ बड़ी बस नहीं मिली हमें, बैठक का समय हो रहा था। वो मेटाडोर जैसी जो चलती है ना, जिनमें झुक के नीचे घुसना पड़ता है, वो मेटाडोर मिली। तो मैंने कहा भाई साहब जरा बड़ी बस का इंतजार कर ले। बोल नहीं बैठक का टाइम हो रहा है, इसी में चलेंगे। तो उसी में बैठ गए। अब वो मेटाडोर ऐसी थी छोटी,
दोनों तरफ सीटें थी और बीच में मुड्ढा भी रखे थे, बीच बीच में भी एक लाइन और बस वाले को बिठाना था। तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ तो मुड्ढा रखे हैं। बोल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तैसे ठाकरे जी को सीट मिली, मैं मुड्ढे पे बैठ गया और हम लोग रायसेन उतरे और रायसेन से उतर के बैठक करके फिर बस से हम वापस लौटे। ठाकरे जी आचरण से सिखाते थे, आचरण से खुद वो करते थे और कार्यकर्ता को दिखाते थे कि ऐसा करो। अब ऐसा कार्यकर्ता जो लोगों में प्राण फूंक रहे, प्रेरणा फूंक रहे, उस कार्यकर्ता को आदर्श कार्यकर्ता कहते हैं। और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, सफलता मिली तो ठीक है और नहीं मिली तो फिर से काम में लग गए, फिर से मेहनत करनी। सफलता मिली तो आसमान चूम रहे, देखा अपने कारण हो गया है, जानते नहीं। पर असफलता मिली, फलाने ने कर दिया होगा, यार मैंने तो ठीक ठाक किया, या फिर जमीन पे कर गए। जो दोनों में समान रहे उसको कहते हैं आदर्श कार्यकर्ता, अच्छा कार्यकर्ता। वो ही संगठन खड़ा करता है। बचपन में मैंने एक बौद्धिक सुना था, वो मुझे आज तक याद है। और उस बौद्धिक में 4 चीजें आदर्श कार्यकर्ता के लक्षण बताते हुए बताई थी। पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पाँव में चक्कर का मतलब चलते रहो, चले बेती चले बेती चले बेती। जो कार्य क्षेत्र तुम्हारा है उसमें चलते रहो, दौरे करते रहो। और नहीं तो जब तक पद प्राप्त नहीं हुआ तब तक बनवा दो भाई साहब, बना दो भाई साहब। और बनने के बाद लेटर पैड छपाया, नाम लिखा हुआ है, अखबार में विज्ञप्ति आ गई, दौरा वौरा करने का नंबर आया तो कई बार मामला 0 हो जाता है, फिर घूमने का हमला सब बंद हो जाता है। चरे बेती का मतलब है, पाँव में चक्कर का मतलब है कार्य क्षेत्र में चलते रहे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश छानता रहे, मंत्री प्रदेश में घूमे, सांसद विधायक अपने कार्य क्षेत्र में घूमे, अगर पार्षद है तो वो अपने कार्य क्षेत्र में घूमे, जिले का अध्यक्ष है तो जिले में चक्कर लगाए, मंडल का अध्यक्ष है तो मंडल में जाए। जो कार्य क्षेत्र है उसमें लगातार प्रवास करता रहे, दौड़ता रहे। पाँव में चक्कर और मुंह में शक्कर मतलब भैया बोलो तो अच्छा, बोलने में अच्छा क्या जाता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। कई बार अपन ने देखे कुछ लोगों को कि भैया हम तो साफ साफ कहते हैं और साफ साफ कह के ऐसा लठ मारते हैं कि दूसरी बार कोई पहुंचे नहीं उसके पास, भगवान ने कहा। और मीठा बोलने में क्या जाता है, अच्छा बोलने में क्या जाता है। अब आप बन गए नेता, कोई मिलने आ गया कार्यकर्ता तो मुखमंडल ही बिगड़ जाता है, जैसे पता नहीं क्या हो गया हमको। अरे जनता आएगी भाई, लोग मिलने आएंगे, लोग बातचीत करेंगे तो अच्छा बोलें, अच्छा व्यवहार करें, स्नेह से जीतने की कोशिश करें। तो मुंह में शक्कर और सीने में आग का मतलब है जो लक्ष्य, जो काम हमारी तरफ दिया गया है, जो हमारा काम है उसको करने के लिए एक आग अंदर धधकती रहे, जो उत्साह नहीं में मेरा लक्ष्य मैं इसको पूरा करके बताऊंगा। और माथे पे बर्फ मतलब दिमाग ठंडा रहे। कई बार उल्टे ही हो जाता है, सीने में तो आग बाग रहती नहीं, राखी राख रहती है और दिमाग हमेशा गर्म रहता है, तो हमेशा गड़बड़ होती रहती है। तो इन गुणों को जो ध्यान में रखे। देखिए अपना काम क्या है, लोगों को जोड़ने का। अधिकतम कैसे जुड़े। अब मैं अपना उदाहरण कई बार नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज भी मैं कम से कम 15-20 हजार लोगों से हाथ मिला के आ रहा हूँ। कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, वैसे दुबला पतला हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब मैं जनता का मुख्यमंत्री हूँ, सेवक हूँ, तो उनको अधिकार है कि वो अपनी बात मुझे बताए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कोशिश में हमेशा अच्छे बनने की करता रहता हूँ। दादा के आज के अभिनंदन के प्रसंग में अगर सीखने वाली बात है, देखिए दादा ने कहा उनको आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने मना भी किया, लेकिन क्यों इस आयोजन को किया, इसलिए कि दादा जैसे कार्यकर्ता के जीवन से हम शिक्षा लें, हम सीख लें और उनसे शिक्षा और सीख लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। देखिए हम इस दुनिया में आए हैं तो परमानेंट घर नहीं है, ये धर्मशाला है। जब तक वो चाहेगा नाच नचाएगा और जिस दिन चाहेगा डोरी खींच लेगा। लेकिन हम सोचते हैं जैसे परमानेंट इसी दुनिया में रहना है। अरे जितने दिन के लिए आए हो ऐसा जीवन जियो। लोग कहते हैं कबीरदास जी ने कहा जब आए थे तो जमाना हंस रहा था और आप रो रहे थे, अब ऐसी करनी कर चलो कि आप हंसे जब रोए। बढ़िया से बढ़िया काम करने का हम प्रयास करें। मैं दादा के एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ और दादा केवल एक ही निवेदन करता हूँ, अभी 91 साल की उम्र आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ, जब मेरा 91वां मेरी उम्र 91 साल हो जाए तो मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ जाना। आप यशस्वी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की प्रेरणा बने रहें। हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। आपके चरणों में प्रणाम।
आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद और सब बहनों भाइयों को प्रणाम। बोलिए भारत माता की। होता रहेगा। जितनी भी संस्थाएं हैं, दादा सबके हैं, ये दादा के, एक एक करके संस्थाएं